कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2025 की मोस्ट अवेटेड अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जो कि है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। ये मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और पहली मूवी है जिसकी रेटिंग स्टार्टिंग में 6 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अभी वो 7.2 आउट ऑफ 10 हो चुकी है। और ये छठी इंस्टॉलमेंट है फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज में, जहां पर पिछली सारी मूवीज आकर जुड़ जाती हैं कि आखिर जो पहली 5 फिल्मों के अंदर हो रहा था वो क्यों हो रहा था, यानी कि यहाँ पर जो प्रीमोनिशन होते हैं वो कैसे होते हैं और आखिर ये सब हो क्या रहा था, क्या ये कोई कर्स है या फिर कुछ और है। तो इसके बारे में तो आपको आगे ही जानने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको पिछली मूवी देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और इसको आप एक तरह से सीक्वल या फिर प्रीक्वल सब कुछ एक साथ समझ सकते हो। और ये अब तक की बेस्ट रिव्यूड फिल्म है इस फ्रेंचाइजी के अंदर, बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक का फिल्म को नहीं देखा है, जो कि एक बेहतरीन साउथ हॉरर मूवी है, मिस्ट्री मूवी है, तो जाकर देख लीजिए। एंडिंग ऐसी है ना कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और ना ही आपने इमेजिन किया होगा कि ऐसी एंडिंग भी इस फिल्म की हो सकती थी। ट्रस्ट में आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 1969 में और हम आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं, जहां पर पॉल आज आयरिस को किसी सरप्राइज विजिट के लिए ले जा रहा था। वो उसे लाकर एक जगह खड़ा करता है और उसके ब्लाइंड फोल्ड्स को हटाता है, जिसके बाद अपने सामने वाले नजारे को देखकर आयरिस स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि आज पॉल उसे लेकर आया है स्काई व्यू रेस्टोरेंट में, जो कि अभी तक का सबसे लंबा 494 फीट यानी कि 494 फीट टॉल रेस्टोरेंट है, जिसकी आज ही ओपनिंग होने वाली है। अब यहाँ पर पॉल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और आयरिस इससे काफी ज्यादा खुश होती है। बस वो थोड़ी सी नर्वस थी, यानी कि इतनी ऊंचाई पर जाना उसे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। खैर, अब ये लोग अंदर जाते हैं और हम बाहर एक बच्चे को फव्वारे यानी कि फाउंटेन के अंदर कॉइन्स डालते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड सी बात थी, जिसको एक गार्ड रोकने लगता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि ये बैड लग लाता है। तो बच्चा इस बात को सुनकर वहाँ से चला गया था। मीनवाइल आयरिस, कैम्पबेल और पॉल लिफ्ट में जाते हैं, जो कि अभी तक की सबसे लंबी लिफ्ट है, जो कि 9000 टन का वजन सह सकती है। अब यहाँ होटल का स्टाफ काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है और लिफ्ट मैन को देखकर ही हम समझ पाते हैं कि उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, जो कि सबको बहुत ही ज्यादा खुशी से ग्रीट करते हुए यहाँ की खूबियाँ बता रहा था। वो आगे ये भी कहता है कि ये जो रेस्टोरेंट है वो अपने निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, विच एक्सप्लेन्स कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। सभी काफी एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और वो बच्चा भी यहाँ आकर ऊपर स्काई व्यू में जाता है। जाते जाते अब आयरिस को थोड़ा डर लगने लगा था। वो थोड़ी सी घबराने लगती है, मतलब कि उसे अपनी मौत का पुनर्आभास होने लगता है, जो कि डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ फील हो रहा था काफी अलग सा, जैसे कि उसका मन कह रहा था कि वो यहीं पर रुक जाए, वापस चली जाए। उसके आसपास की चीजें काफी अजीब उसे लग रही थी। एनीवेज, अब लिफ्ट से सभी लोग ऊपर जाते हैं और टॉप वाले सेक्शन में पहुंचकर पॉल रिसेप्शन से उनकी रिजर्वेशन टेबल के लिए बोलता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको मना कर देती है। पॉल की टेबल रिजर्व हो ही नहीं पाई थी, जिससे कि वो काफी अपसेट हो जाता है। वो आयरिस के पास जाता है और दोनों बात करते हैं और अब उसे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, वॉमिट जैसा लग रहा था, तो वो वॉशरूम चली जाती है। अब यहाँ पर नाच गाना चालू था, ड्रिंक हो रही थी, म्यूजिक चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक बारटेंडर शैंपेन ओपन करता है, जिसका कैप प्रेशर से ऊपर लगे हुए झूमर पर टकरा जाता है और उससे एक पॉइंटेड पीस टूटकर नीचे गिर पड़ता है। अब यहाँ सभी लोग नाच रहे थे और स्काई व्यू रेस्टोरेंट का जो फ्लोर होता है ना, वो आधा बीच में ग्लास का बना हुआ था और अभी इससे पहले हमने जिस हिस्से को यानी कि झूमर से वो ग्लास पीस टूटते हुए देखा था, वो सीधा इसी फ्लोर के ग्लास पर लगता है, जिससे कि वहाँ पर एक क्रैक आ गया था। अब हम नीचे लगे हुए बिल्डिंग जॉइंट्स को देख पाते हैं, जो कि हिल रहे थे क्योंकि वजन काफी ज्यादा था, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ 5 महीने पहले बनाने का कोई फायदा नहीं था। अगर वो थोड़ा सा और टाइम लेते तो यहाँ पर ये अच्छे से ताकतवर बन सकता था एंड आई बिलीव कि यहीं पर इसका एक वीक पॉइंट था। अब आयरिस को इस रेस्टोरेंट के अंदर परफॉर्मेंस दे रही सिंगर उसके बेटे के साथ मिलती है, जो कि आयरिस से बात करते हुए पूछती है कि वो प्रेग्नेंट लग रही है तो कितना समय हुआ है, जिस पर वो बताती है कि 2 महीने, लेकिन ये बात उसने अभी तक पॉल को नहीं बताई थी और वो डर रही थी, विच एक्सप्लेन्स कि उसको वॉमिट क्यों आई और उसको अजीब भी फील क्यों हो रहा था। खैर, वो लेडी उसे ब्लेसिंग देती है और अपने बेटे के साथ वक्त बिताने लगती है। अब आयरिस वापस पॉल के पास आती है, जो कि उसे ओपन स्पेस में लेकर जाता है और अब वो बातों ही बातों में उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे कि वो काफी खुश थी।
अब आयरिस फाइनली पॉल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सुनकर गुस्सा करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्टा वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे रिंग पहनाता है जो कि थोड़ी सी टाइट होती है, लेकिन वो कहती है कि ये सही है। अब यहाँ उसी बच्चे को देख पाते हैं जो कि नीचे कॉइन्स फेंक रहा था, जिसे एक गार्ड रोकता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, इससे कोई खत्म हो सकता है। एज ऊपर से सिक्का किसी पे गिरेगा तो बिल्कुल बुलेट जैसा इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इतनी ऊंची फ्लोर से छोटी चीज भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। खैर वो बच्चा उसकी बात नहीं मानता और सिक्का फेंकता ही रहता है, जो कि हवा के प्रेशर से वेंट्स में घुस जाता है और एक फैन में अटक जाता है। और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो सिक्के हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। खैर यहाँ आयरिस कैंपबेल और पॉल बाकी लोगों के साथ नाच रहे थे, जिससे धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ता जाता है और वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वो सिक्का फैन से निकलकर एक पाइप में लगकर दूर उछल जाता है और अब यहाँ पर फ्लेमेबल गैस भी लीक हो रही थी। आयरिस और पॉल काफी खुश थे, नाच रहे थे, लेकिन इनके बारे में उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। खैर तभी आयरिस को वहाँ पर आभास होता है तो वो खुद ही पीछे हटने लगती है और उस ग्लास सेक्शन से दूर हो जाती है, जिसके हटते ही ग्लास सीलिंग टूट गई थी और अब एक साथ कई सारे लोग 494 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। अब आयरिस पॉल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है और खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कांच टूटने के साथ साथ आयरिस के सपने भी टूट गए थे, चकनाचूर हो गए थे। अब यहाँ वो बिल्डिंग जॉइंट्स भी टूट जाते हैं और दूसरी ओर केओस क्रिएट होने लगता है और वहाँ पर एक लेडी जो होती है उस पर आग लग जाती है, जो कि भाग रही थी। लेकिन एक वेंट के पास वो आती है जहाँ पर वो गैस भी लीक हो रही होती है और अब वहाँ पर भयानक आग फैल गई थी। आयरिस समहाउ खुद को बचाती है और उस सिंगर को अपनी आंखों के सामने जलता देखती है, जो कि खत्म होने से पहले अपने बेटे को एक बॉक्स में रखकर सेव कर देती है। और यही तो माँ बाप करते हैं, अपने बच्चे को बचाना। अब सब जगह आग फैल चुकी थी, ग्लास सेक्शन भी टूट चुका था और बिल्डिंग जहाँ से यानी कि जॉइंट से टूटी हुई थी वहाँ से बेंड होकर वो गिर जाती है और बहुत सारे लोग नीचे गिरते हैं, लेकिन वो विंडो ग्लास से बच जाते हैं। अब इतने में ही वो सिक्का जो कि झूमर पे आ गया था वो वहाँ से नीचे गिरता है और नीचे पियानो जो कि बिल्कुल बीच में था वो एक साइड आ जाता है और अब वो ग्लास विंडो से जा टकराता है, जो कि कई सारे लोगों की जान ले लेता है। कुछ लोगों ने लिफ्ट से भागने की कोशिश करी थी, लेकिन वो लिफ्ट वजन झेल ही नहीं पाई। तो इसी के चलते होता यह है कि लिफ्ट टूट जाती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग पिसकर खत्म हो जाते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट जो कि उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था वो दो हिस्सों में बंटकर खत्म हो जाता है। कुछ लोग सीढ़ियां लेते हैं तो वो भी आधी टूट जाती है, जिसके अंदर सभी खत्म हो गए थे। बस वो कॉइन वाला बच्चा ही बचा हुआ था, जो कि नीचे आ जाता है और खुश होता है कि वो बच गया। लेकिन अब तक वो पियानो उसके ऊपर गिरकर उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है और अब फाइनली वो सिक्का जो कि वो स्टार्टिंग से उसके अंदर डाल रहा था वो वापस से फाउंटेन में चला गया था, विच रियली इंडिकेट्स कि आखिर बैड लक होता क्या है। अब यहाँ पर हम शॉकिंगली देख पाते हैं कि खाली आयरिस अकेली बची हुई थी, जिसे उस सिंगर का बेटा मिलता है, जिसे वो बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकर जाने लगती है, लेकिन अब वो दोनों भी फिसल कर लटक जाते हैं। जिसमें होता यह है कि आयरिस की फिंगर के अंदर जो पॉल की पहनाई हुई रिंग थी वो एक जगह फंस गई थी, जिसमें आयरिस की रिंग के साथ स्किन भी उखड़ जाती है और अब वो दोनों भी नीचे गिरकर खत्म हो जाते हैं। खैर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है और यही फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की इंट्रोडक्शन थी। और मेरे ख्याल से स्टार्ट ही इतना तगड़ा हुआ है तो आगे तो क्या क्या होगा, तो इसके लिए आगे देखते रहिए। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हम स्टेफनी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे आयरिस और उस समय पर हुए डिजास्टर के भयानक नाइटमेयर्स बार बार आते रहते थे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब वो अपनी फ्रेंड से बात करती है और बताती है कि आयरिस असल में उसकी ग्रैंड मदर है, जिनसे वो कभी भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो उसे सपने में क्यों दिखती है, वो हादसा क्या था और क्या हुआ था, वो सब कुछ सोचने लगती है। सवाल उसके पास काफी सारे थे। बस अब और खाऊंगा ना फट जाऊंगा। तो आइसक्रीम सवाल उसके पास काफी सारे थे और अपने बाकी कजन से भी मिलती है। अब वो अपने मामा जी से बात करती है, उनसे आयरिस के बारे में, इस डिजास्टर के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में देखा वो क्या था फिर। यानी कि वो बताते हैं बस आयरिस पागल हो गई थी, जिसने खुद को बाकी लोगों को कैद करके रखना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया गया। और फिर भी वो नहीं रुकी, अजीब से लेटर्स, डिस्टर्बिंग पिक्चर्स भेजती रही, जिससे बाद में सबने उससे कनेक्शन ही खत्म कर लिया। एंड आई बिलीव कि शायद से वो अभी भी जिंदा है। खैर अब स्टेफनी के मामा जी कहते हैं कि वो आयरिस के बारे में बात ना करे, उससे दूर रहे, लेकिन स्टेफनी के पास सवाल बहुत सारे थे तो वो नहीं मानती और उन लेटर से एड्रेस लेकर आयरिस से मिलने पहुंच जाती है।
तो आयरिस असल में शहर से दूर अकेले एक बंकर जैसी जगह पर रहती है। कैमरास से दरवाजों को चेक करती रहती है। खैर अब स्टेफनी आयरिस को अपने बारे में बताने लगती है, लेकिन वो बिना फोन और चाबियों के ही उसे अंदर आने के लिए बोलती है, जिसका एक ही रीजन था और रीजन हम जानते हैं वो क्या है, और वो है फाइनल डेस्टिनेशन की बुरी मौतें, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी मौतें इन्हीं वजह से हुई हैं। खैर अब वो दोनों बात करती हैं और आयरिस रिवील करती है कि जो भयानक सपने आज स्टेफनी को आ रहे थे वो असल में उस दिन आयरिस का आभास था, यानी कि शुरुआत में हमको दिखाया गया था वो रियल में नहीं हुआ था बल्कि वो होने वाला था। उसको वो पूरी झलक पहले ही दिख गई थी कि क्या होने वाला है, तो उसने सबको बचा लिया और डेथ को ये बात पसंद नहीं आई। यानी कि यहाँ पर ही जो एंटिटी है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि डेथ खुद है, जो कि लोगों को क्लेम करती है। अब जो डेथ है ना, उसके हिसाब से वहाँ मौजूद कोई भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, तो एक एक करके मौत जो थी वो आगे चलकर सबको क्लेम करने लगी और डेथ ने आयरिस को भी टारगेट बनाने की कोशिश करी, जो कि पॉल को ऑलरेडी खो चुकी थी। लेकिन डेथ का प्लान, उसका तरीका, वो सब कुछ समझ गई है। सालों तक उसने रिसर्च करके एक किताब तैयार करी है, यानी कि डेथ लोगों को कैसे मार सकती है, जो कि आयरिस की पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म करना चाहती है। एज उसने यहाँ पर चीट किया था डेथ से। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद से खाली उस दिन आयरिस बचनी चाहिए थी, क्योंकि डेथ ने खाली उसे ही प्रीनोमिनेशन दिखाया था। लेकिन हम इंसानों की आदत होती है कि अगर हमको ऐसा कुछ आभास होता है तो हम सबको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आयरिस अकेली बचनी चाहिए थी, लेकिन उसने सबको बचाया, जिसके चलते ही यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन के पीछे अब डेथ पड़ी हुई थी। अब स्टेफनी काफी परेशान होकर यहाँ से जाने लगती है, जिसे वो किताब भी देना चाहती थी जिससे कि वो उसकी ब्लड लाइन के लोगों को बचा ले। लेकिन स्टेफनी घर से बाहर निकल जाती है। आयरिस जानती थी कि बाहर जाने पर वो खत्म हो जाएगी, लेकिन स्टेफनी को यकीन दिलाने के लिए वो बाहर आती है और जैसा उसने सोचा था एग्जैक्ट वैसे ही वो खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में आयरिस का फ्यूनरल होता है और अब तक डार्लिन भी लौट आई थी, जिसे देख स्टेफनी खुश नहीं होती, क्योंकि वो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसके लिए स्टेफनी ने उसे कभी माफ नहीं किया। अब अगले दिन वो घर पर थी और बाकी लोग हावर्ड के घर पार्टी में थे, जहाँ पर डार्लिन भी आती है, जिसे वो वापस अपने परिवार ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। अब यहाँ स्टेफनी को आयरिस की बात याद आती है और वो काफी अलर्ट हो गई थी। वो उस किताब को देखती है जिसमें वो बच्चे वाला सिक्का भी था, जिससे स्काई व्यू डिजास्टर होने वाला था। यहाँ पर सारी डिटेल्स थी, कैसे कार से, लकड़ी वाले ट्रक से, या फिर कैसे कैसे लोग खत्म हो सकते हैं। और यहाँ पर एक प्लेन भी था और फाइनल डेस्टिनेशन 1 की मौतें प्लेन में ही हुई थी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ पहला पार्ट ही देखा था और ये जो प्लेन वाला सीन था ना, वो आज भी मेरे मन में चिल्स दे देता है। और जब भी मैं स्टार्टिंग में फ्लाइट पर चढ़ता था ना, मेरे दिमाग में हमेशा यही वाला सीन घूमता रहता। लेकिन वक्त रहते जब मैंने इन मूवीज को देखना छोड़ दिया तो मन में ऐसी चीजें आने भी खत्म हो गई थी। लेकिन जब से मैंने ब्लड लाइन्स देखी है, मेरे दिमाग में फिर से काफी सारी चीजें चल रही हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता था बचपन में या फिर अभी होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो शुरुआत वाला हादसा था वो खाली आयरिस को मौत ने यहाँ पर दिखाया था, एक विजन दिखाया था, लेकिन ऐसा हादसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने सबको बचा लिया था। और इसी के चलते मौत जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि उसने क्यों सबको बचा लिया, जिसके चलते अब एक एक करके लोग खत्म हो रहे थे। और अब जो डेथ है वो आयरिस के ब्लड लाइन को ही खत्म करना चाहती है। खैर अब यहाँ सभी मौतों की न्यूज़पेपर कटिंग्स भी थी, जो कि सारी मूवीज को कवर करती है, यानी कि जो अब तक आ रखी हैं। और सभी मौतों के बारे में हमको ये पता चल चुका है कि स्काई व्यू में बचने वाले लोगों की पूरी ब्लड लाइन की मौतों का ही कर्स है, यानी कि ये जो कर्स है वो उसी से शुरू हुआ था। सो बेसिकली ये एक तरह का कर्स है जो कि मौत की वजह से होता है, और ये 1969 में हुआ था और आयरिस को सबसे पहले ये चीज का आभास हो गया था। और उसके बाद से ही जो लोग उस स्काई व्यू के अंदर खत्म होने चाहिए थे, डेथ ने उनकी ब्लड लाइन को ही कर्स कर दिया है। और उसके बाद ही सभी लोग यहाँ पर खत्म हुए हैं, यानी कि पहले की मूवीज के अंदर सब कुछ इसी वजह से हो रहा था। एंड यही मुझे इस मूवी की चीज अच्छी लगी है कि यहाँ पर फाइनली चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर अब पार्टी के अंदर एक ग्लास पीस ड्रिंक में चला जाता है और ट्रैम्पोलिन के नीचे एक गार्डन टूल भी था और ट्रैम्पोलिन पर लोग उछल रहे थे, लेकिन डार्लिन वो टूल देखकर हटा देती है। शायद से यहाँ पर डार्लिन को भी कुछ ना कुछ पता था। अब यहाँ स्टेफनी भी मौत का प्लान समझ गई थी जो पार्टी में आती है, लेकिन देर हो गई थी। डेथ अपना काम शुरू कर देती है, जिससे एक बॉटल वाटर पंप के ऊपर गिरकर उसे ऑन कर देता है। पंप का पानी एक जगह पाइप में जमा हो जाता है, जो कि टूल्स को गिराने लगता है और वो ग्लास पीस वाली ड्रिंक नीचे गिर गई थी, जिसका ग्लास पीस हावर्ड के पैर में लगता है। वो स्लिप होकर नीचे गिरता है और अब गार्डन टूल्स जो कि वाटर प्रेशर से गिर रहे थे, वो ग्रास कटर पर गिरकर उसे चालू कर देता है और वो सीधा हावर्ड के मुंह पर चल जाती है, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो गया था। उसके फ्यूनरल के बाद स्टेफनी उस किताब को पूरा पढ़ती है, जिसके अंदर उसे एक नाम मिलता है जो कि था जेबी, जो कि किसी सर्वाइवर से मिला था। और जेबी को फाइनल डेस्टिनेशन फैंस जानते हैं, और नहीं पहचाना तो थोड़ा सा इंतजार कर लो।
स्टेफनी अपना फैमिली ट्री भी बनाती है जिसके अंदर आयरिस, पॉल, उनके बच्चे हावर्ड और डार्लिन और आगे हावर्ड के बच्चे जैसे कि बॉबी, एरिक और जूलिया। वहीं डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली, वो ये सब अपने परिवार को समझाती है, बताती है कि उस दिन सबको स्काई व्यू के अंदर खत्म होना था लेकिन आयरिस ने सबको बचा लिया। असल में डेथ का काम तब अधूरा रह गया था तो वो लौट कर आई है और अपने विक्टिम्स को क्लेम कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो विक्टिम्स बचने ही नहीं चाहिए थे उन्होंने अपना परिवार शुरू कर लिया। तो अल्टीमेटली ये फैमिली ट्री कभी होना ही नहीं चाहिए था, जिसके चलते डेथ उन सबको भी क्लेम कर रही है। और धीरे धीरे यानी कि सालों से ऐसा हो रहा था, यानी कि 1969 से ही अब डेथ जो है वो आयरस के ब्लड लाइन को खत्म कर रही है जिसके अंदर वो ऑर्डर के हिसाब से ही चलेगी। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट यानी कि सबसे बूढ़ा हावर्ड खत्म हुआ और अब बाकी है उसके बेटे एरिक, फिर जूलिया और फिर बॉबी, और फिर बारी आएगी डार्लिन और उसके बाद बेटी स्टेफनी और बेटे चार्ली की। अब उसकी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, सभी उसको आयरिस की तरह पागल समझ रहे थे जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है। और तब उसको फील होता है कि आयरिस को कैसा फील हुआ होगा। तभी सेम रात हम एरिक को देखते हैं जो कि अपने टैटू पार्लर पर था और यहाँ पर वो अपने पिता की याद में टैटू बना रहा था। तभी वहीं पर टेबल पर म्यूजिक बेस से सामान गिरता है जो कि केमिकल बॉटल गिरा देता है। दूसरी साइड फैन के पास लगी हुई चेन टूटकर उसकी नाक की पियर्सिंग में फंस जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन अब तक केमिकल में आग लग गई थी और वो आग पूरे पार्लर में फैल जाती है। अगली सुबह स्टेफनी चार्ली को जगाती है कि उन्हें एरिक को बचाने जाना होगा। अब वो लोग उसके घर जाते हैं जो कि असल में सेफ था क्योंकि कल रात के हादसे में वो बच गया था। लोग उसके घर जाते हैं जो कि असल में सेफ था क्योंकि कल रात के हादसे में वो बच गया था। अब स्टेफनी उसको संभल कर रहने का बोलती है लेकिन वो नहीं मानता और जूलिया भी यहाँ पर आ गई थी जो कि स्टेफनी की बात नहीं सुन रही होती। सबको यही लग रहा था कि ये सब खाली हादसे हैं। अब स्टेफनी का ध्यान एरिक पर था कि तभी जूलिया जो कि रोड साइड में थी उसे एक बॉल लगती है जिससे कि वो ट्रैश बिन में गिर जाती है। ट्रैश ट्रक बिन को अंदर डाल देता है जिसके अंदर वो भी गिर गई थी। अब ये लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कवर के बीच में आकर खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में पूरा परिवार बहुत परेशान था जहाँ पर स्टेफनी बताती है कि डेथ बहुत ही चालाक है। उसने उन सबको डेथ का प्लान बताया था जिसके चलते डेथ ने अपना प्लान ही बदल दिया, अपने ऑर्डर ही चेंज कर दिए और अब कोई भी कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन एरिक की माँ कहती है कि ऐसा नहीं है, ऑर्डर सेम है क्योंकि एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है, उनका कहीं पर अफेयर था जिससे एरिक पैदा हुआ तो ये इस ब्लड लाइन में आता ही नहीं था, यानी कि इसलिए ही वो बच गया था। और जूलिया जो है वही हावर्ड की पहली संतान थी तो वो खत्म हो गई। एरिक इस बात से दुखी होता है और अब स्टेफनी कहती है कि उन्हें बॉबी को बचाना होगा। अब वो बताती है कि किताब के अंदर मैथ्स की तरह बताया गया है कि मौत से कैसे बचना है और अभी उनको जेबी को भी ढूंढने जाना होगा। अब डार्लिन कहती है कि उसे आयरिस के लेटर से पता चला था कि जेबी असल में किसी हॉस्पिटल में काम करता है। सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं और बॉबी भी सेफ रहने उनके साथ जाता है जिन्हें एरिक भी ज्वाइन करता है। अब रास्ते में स्टेफनी डार्लिन से बात करती है और डार्लिन कहती है कि उसने बचपन से आयरिस को मौत से डरते देखा और वो खुद स्टेफनी और चार्ली की मौतों का सोचने लगी, लेकिन ऐसा करके वो अपने बचपन की तरह उनका बचपन भी खराब कर देती तो वो उनको छोड़कर चली गई थी। फाइनली वो लोग हॉस्पिटल जाकर जेबी से मिलते हैं जिसे हमने प्रीवियस मूवीज के अंदर भी देखा है, जिसे हम डेथ ही समझते थे और कुछ का मानना था कि वो एक एंजल है जो कि डेथ को रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर रिवील होता है कि ये उस सिंगर का बेटा है जो कि उस दिन स्काई व्यू पर बच गया था। जी हाँ, अब आगे उसने आयरिस को ढूंढा, उससे मिला, दोनों ने रिसर्च करी और बाद में दोनों को कैंसर हो गया। वो आगे कहता है कि डेथ से बचने के दो ही तरीके हैं, एक तो किसी को मार दो तो उसकी जिंदगी उस पर्सन को मिल जाएगी या फिर खुद को खत्म कर लो। और ऐसा एक लड़की कर चुकी है जो कि खत्म हो गई थी, लेकिन बाद में उसे मेडिकल केयर से जिंदा कर दिया गया था जो कि मौत के टारगेट लिस्ट से ही बाहर निकल गई, यानी कि साइकिल टूट गया था, सर्कल टूट गया था। मौत को ऐसा लगा कि उसने उसको क्लेम कर लिया जिसके चलते वो बच गई। अब जेबी आगे कहता है कि अब उसे भी कैंसर है तो वो अपना आखिरी समय अच्छे से बिताना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। एंड इन रियल लाइफ भी कैंसर की वजह से लेजेंड टोनी टॉड हमारे बीच में नहीं है, सो रेस्ट इन पीस। अब यहाँ पर स्टेफनी सोचने लगती है कि उन्हें क्या करना होगा। वहीं एरिक बॉबी को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि उसे एलर्जी है पीनट से, जिसे वो खाएगा तो बीमार होगा और खत्म हो जाएगा। फिर वो उसे आखिरी मोमेंट पर बचा लेंगे, यानी कि साइकिल टूट जाएगी। अब ये लोग पीनट बिस्किट्स लेते हैं लेकिन वो मशीन में फंस जाता है, जिस पर एरिक गुस्से में हाथ मारता है तो असल में वहाँ का ग्लास ही ब्रेक हो गया था। वो मशीन को टिल्ट करके बिस्किट निकालता है जिसमें स्प्रिंग बाहर आ जाती है।
अब ये दोनों सामने ही मौजूद MRI रूम में जाते हैं, जहाँ पर मशीन ऑन होने से मैग्नेटिक फील्ड तेज होने लगती है, जो कि एरिक की बॉडी की पियर्सिंग को खींचने लगी थी और उसके पीछे चेयर भी थी, और वो भी मशीन में आती है तो अब वो क्रश होकर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर आप ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ऐसा कैसे हो गया, ये मूवीज हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर डेथ जो है वो हर चीज को ताकतवर बना रही थी। एनीवेज बॉबी अभी जिंदा था, लेकिन नर्स जब दरवाजा ओपन करती है जिससे कि सामने वाली वही स्प्रिंग टूटकर मशीन पर आती है और वो रास्ते में खड़े हुए बॉबी के सर को ही चीर देती है, जिससे कि वो भी खत्म हो जाता है। यानी कि डेथ ने और भी लोगों को क्लेम कर लिया। खैर अब तक स्टेफनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि डेथ को ट्रिक करने पर चीजें और खराब होती हैं। वो डार्लिन और चार्ली से बात करती है, जहाँ पर डार्लिन कहती है कि वो आयरिस वाले कैबिन में रहेगी, जहाँ पर आयरिस डेकेड तक सेफ थी, तो वो भी वहीं पर रह सकती है। लेकिन वो दोनों उसके साथ जाते हैं। अब उनके जाने के बाद हम उस कॉइन को देखते हैं जो कि वहाँ पर गिर गया था, जिसे एक लेडी अपने पास रख लेती है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि फर्स्ट पार्ट से लेकर अब तक जो लोग भी खत्म हो रहे थे वो असल में 1969 में स्काई व्यू पर ही खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो लोग बच गए। उन्होंने अपना परिवार चालू कर दिया, जिसके बाद डेथ उन सबको ही क्लेम कर रही थी। और जब तक ये सारे के सारे लोग खत्म नहीं होंगे, डेथ रुकने नहीं वाली। और मुझे तो यहाँ पर एक और चीज लगती है कि जो डेथ है ना, वो पक्का उसने जानबूझकर आइरिस को ये विजन दिया होगा, क्योंकि वो जानती है कि इंसान कैसे होते हैं, वो लोगों को बचाएंगे, जिसके चलते डेथ को ढेर सारे लोग मिलेंगे खत्म होने के लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक डिमोनिक कर्स है, ये पक्का कोई डीमन है जो कि डेथ को कंट्रोल कर रहा होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन सोच कर देखो कि अगर ऐसा दिखा दिया जाए कि आगे कोई रिचुअल करा गया था जिसके चलते ऐसा कोई डीमन यहाँ पर आ गया जो कि इस तरह की चीजें कर रहा है, तो ये कितना वाइल्ड हो सकता है। एनीवेज अब यहाँ पर कैबिन लॉक्ड हो रखा था, तो स्टेफनी मेन एंट्रेंस तोड़कर अंदर जाती है, जिससे लाइट केबल डिस्टर्ब होती है, स्पार्किंग शुरू हो जाती है। उसका सीट बेल्ट अटक गया था और वो डार्लिन से कहती है कि वो अंदर जाए ताकि वो बचे, तो स्टेफनी खुद भी सेफ रहेगी। लेकिन अंदर एक पिन टूटकर गिरती है जो कि सिलेंडर ऑन कर देता है और स्पार्क से ब्लास्ट हो गया था। इम्पैक्ट से ट्रक पानी में गिर जाता है, जिसमें स्टेफनी डूबने लगती है। अब यहाँ पर डार्लिन पर एक पिलर गिरने से वो खत्म हो गई थी, और चार्ली स्टेफनी को बचाने जाता है जो कि बेहोश हो जाती है, जिसे वो होश में लेकर आता है। वो कहता है कि वो खत्म हो चुकी थी, तो अब वो जिंदा है, मतलब कि साइकिल टूट चुकी है। लेकिन दोनों ही अपनी माँ डार्लिन के लिए काफी दुखी होते हैं। अब अगले सीन में चार्ली अपने डेट के घर पर जाता है, जिसके साथ स्टेफनी भी गई थी। बेसिकली जो आइरिस के कैबिन के अंदर ये लोग गए थे वो डार्लिन की आरवी के अंदर गए थे, और आरवी के अंदर ही सीट बेल्ट वगैरह अटक गई थी। और बात करें चार्ली के बारे में, तो उसने सीट बेल्ट को हटाकर स्टेफनी को बचा लिया था, उसको CPR दिया था, यानी कि उसने भी डेथ को चीट कर लिया। अब हम देखते हैं कि पास में ही वो लेडी कुछ सामान ले रही होती है, जिससे कि वो सिक्का स्लिप होकर रेलवे ट्रैक में फंस गया था, जो कि एक काफी अलार्मिंग बात है। यानी कि सिचुएशन अभी भी सुधरी नहीं है। और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि जो कुछ भी स्टार्ट हुआ था वो इस सिक्के से ही होने वाला था, और अब देखो यहाँ पर जो कुछ खत्म होगा वो भी इसी सिक्के से होगा। यहाँ पर स्टेफनी और चार्ली को डॉक्टर मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि उस दिन स्टेफनी बस बेहोश हुई होगी, वो मरी नहीं थी, जिसको सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि साइकिल अभी भी जारी है। यानी कि खत्म होना मतलब होता है कि दिल की धड़कन रुक जाए, सांस रुक जाए, सब कुछ बिल्कुल खत्म, और उसके बाद उसको प्रॉपर तरह से रिजनरेट करा जाए, तब माना जाता है कि हाँ वो खत्म हुआ था। लेकिन उन लोगों ने कभी भी डेथ को चीट नहीं करा, जिसके चलते ये काफी परेशान हो जाते हैं। जाता है कि हाँ वो खत्म हुआ था, लेकिन उन लोगों ने कभी भी डेथ को चीट नहीं करा, जिसके चलते ये काफी परेशान हो जाते हैं। उनको पता चल गया था कि डेथ उनके पास आने वाली है, तभी वहाँ पर अजीब से आभास उनको होने लग गए थे। अब इतने में ही ट्रेन जो होती है वो उस सिक्के की वजह से, यानी कि सिक्का ट्रैक के अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से ट्रेन जो होती है वो पटरी से फिसलकर रोड पर आ गई थी। अब स्टेफनी और चार्ली बहुत तेज भागते हैं, उनको लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन तभी ट्रेन के ऊपर से जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं ना, वो नीचे गिर जाते हैं और एक एक करके दोनों को खत्म कर देते हैं। एंड आई बिलीव कि ये बहुत ही ब्रूटल मौत थी इस फिल्म के अंदर। लिटरली जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं वो इन दोनों के ऊपर चले गए थे, दोनों ही क्रश हो गए थे। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो कर्स है और डेथ है वो जारी थी। इसके बाद हम कई सारी न्यूज़पेपर कटिंग को देख पाते हैं कि जो फैमिलीज बच गई थी, जिनके परिवार बने हुए थे, वो सब एक एक करके मारे जा रहे थे। और बूम, इसी के साथ में फाइनल डेस्टिनेशन द ब्लड लाइन्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लड लाइन्स, यानी कि द फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी की सारी मूवीज समझ में आ गई होंगी कि आखिर उनका कॉन्सेप्ट था क्या। वहाँ पर मौतें रैंडमली नहीं हो रही थी, बल्कि उसका रीजन यही सब था। एंड ये चीज मैंने बहुत पहले ही सोच ली थी कि यहाँ पर पक्का ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैंने